नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। राजस्थान के डूंगरपुर में पीएम मोदी की दहाड़, भर्ती घोटाला मामले पर कांग्रेस को घेरा। बोले राजस्थान में कभी नहीं बनेगी अशोक गहलोत की सरकार। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी का तगड़ा एक्शन, जब्त की 752 करोड़ की संपत्ति, तो बौखलाई कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप। खालिस्तानी नेटवर्क के खिलाफ एनआईए का एक्शन, पंजाब हरियाणा में 15 ठिकानों पर मारी रेड, वाणिज्य दूतावास हमले से जुड़ा है मामला। पेशी के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे मनीष सिसोदिया, सीबीआई केस में हुई सुनवाई, अगली तारीख 22 दिसंबर को तय। ब्रिक्स सम्मेलन में पहुंचे एस जयशंकर, बोले आतंकवाद से कोई समझौता नहीं, गाजा में तुरंत बंद हो युद्ध। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों राजस्थान में ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज पीएम मोदी ने राजस्थान के डूंगरपुर में रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा, मैं भविष्यवाणी करता हूं कि अब से राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार कभी नहीं बनेगी। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए लाल डायरी पर भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। पीएम ने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में हर सरकारी भर्ती में घोटाला किया है। कांग्रेस के नेताओं और उनके करीबियों के बीच ऐसा कारोबार है कि उनके बच्चे तो अफसर बन गए और आपके बच्चे चुन चुन करके बाहर कर दिए गए। अब ऐसे लोगों को राजस्थान की धरती से चुन चुनकर साफ करना है। डॉक्टर साहब, पीएम मोदी ने आज गजब की दहाड़ लगाई है। बिल्कुल, डायलॉग क्या दिया कि जब भी मैं लाल डायरी की बात करता हूं तो गहलोत साहब लाल हो जाते हैं। अब भ्रष्टाचार का मसला, कल जो मुस्लिम तुष्टीकरण, उसको लेकर के प्रधानमंत्री ने आवाज लगाई। आज उन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि आज के बाद से राजस्थान में कभी भी गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। अब बहुत सारे कांग्रेसी खुशी मना रहे होंगे, पायलट साहब भी खुशी मना रहे होंगे। कारण क्या है कि इसके कई सारे राजनीतिक मायने हैं। गहलोत साहब ने बहुत सारी रेवड़ियां दे दी, बहुत सारी चीजें जो है चुनाव से पहले उसकी घोषणा कर दी, जिसका कुछ इंपैक्ट भी हो रहा था। अब प्रधानमंत्री मोदी ने दो धारी तलवार चला दी। एक तो वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हार गई, और दूसरा कि अगर कांग्रेस की कभी सरकार भी बनी तो गहलोत मुख्यमंत्री नहीं होंगे। ये दूर की कौड़ी उन्होंने खेली है। एक ही शब्द में, एक ही सेंटेंस में उन्होंने कई सारे निशाने एक साथ दाग दिए। जी, दूसरी खबर में बात राहुल गांधी और सोनिया गांधी की कर लेते हैं। ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जोरदार झटका दिया है। ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर और उससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत 752 करोड़ की संपत्ति जब्त की। ईडी का आरोप है कि इस मामले में शेयर होल्डर्स और कांग्रेस को चंदा देने वालों से एजेएल और पार्टी ने ठगी की है। वहीं इस कार्रवाई के बाद से कांग्रेस बौखलाई हुई है और मोदी सरकार पर तरह तरह के आरोप लगा रही है। अब कांग्रेस पूरा भड़क गई है और केंद्र सरकार पे खूब आरोप लगा। भाई, उनके भड़कने से क्या होगा? पब्लिक सब जान रही है, और जो लोग नहीं जान रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि ये कोई केस जो नेशनल हेराल्ड का जो स्कैम हुआ है, ये कोई प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत नहीं की। 8 नवंबर 2012 में इसकी शुरुआत हुई, जब यूपीए की सरकार थी, जब सोनिया गांधी सुपर प्राइम मिनिस्टर थी। उस वक्त इस घोटाले की शुरुआत हुई और ये मसला कोर्ट से सीबीआई के पास पहुंचा, कोर्ट से ईडी के पास पहुंचा। आप सरकारी नियम कानून को ताक पे रख के जो कुछ भी आपको आजादी के दौरान कांग्रेस पार्टी या उससे जुड़े हुए संगठनों को मिला, उसको आप अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बनाने में जुटे हुए रहेंगे। आप कहते हो मोहब्बत की दुकान और मैं वो नहीं, ये नहीं, अपने आप को संत महात्मा साबित करने की कोशिश में जुटे हुए हो, और काम आप नेशनल हेराल्ड
कि विरासत को आप खाने के लिए आपने इतना सब कुछ स्कैम कर दिया। ये नहीं भूलना चाहिए कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगाते रहे। हकीकत क्या है? नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट ने कहा कि घोटाला हुआ। नेशनल हेराल्ड के केस में कोर्ट ने कहा कि ये जो फर्जी कंपनी यंग इंडिया के नाम से राहुल गांधी सोनिया गांधी ने बनाई, इसका मकसद ही ये एजेएल की सारी संपत्ति को हड़पने का था। अब इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है? और सबसे बड़ी चीज ये आरोप लगाते रहे। हकीकत यही है कि इस घोटाले में ये दोनों मां बेटे बेल पे बाहर हैं, अदरवाइज मनीष सिसोदिया संजय सिंह के साथ तिहाड़ जेल में होते। जी, ईडी के एक्शन के बाद अब बात एनआईए के एक्शन की। खालिस्तानी नेटवर्क को खत्म करने के लिए एनआईए लगातार कार्रवाई कर रही है। कुछ दिनों पहले भी एनआईए की तरफ से कई राज्यों में खालिस्तानी नेटवर्क के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। वहीं एक बार फिर से एनआईए की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। पंजाब और हरियाणा की करीब 15 जगहों पर एनआईए ने छापेमारी की। खालिस्तानी नेटवर्क को खंगालने के लिए एनआईए की तरफ से ये रेड मारी जा रही है। वहीं एनआईए की तरफ से किसी फंडिंग को लेकर पूछताछ की जा रही है। क्या लगता है, किस फंडिंग को लेकर पूछताछ की जा रही है? देखिए, एनआईए बहुत ही स्मूथ काम करती है। 2-3 महीने पहले आपको याद होगा, पुलिस आ गई। ये तमाम जो हीरो बन रहे थे, बड़े बड़े अपने आप को खालिस्तानियों के नेता बता रहे थे, जिनको पकड़ पकड़ के असम के जेल में ले जाया गया। वहां पूछताछ हो रही है कायदे से। शरीर का तापमान भी बढ़ाया जा रहा है इन लोगों का, और वहां जो वो जानकारियां बताते हैं, पंजाब और हरियाणा और देश विदेश में हर जगह एक्शन हो रहा है। बात बहुत ही सिंपल है। ये एक ऐसा नासूर है जो देश में डिस्टरबेंस पैदा कर सकता है। ये पाकिस्तान के पैसे से आंदोलन चलाने वाले लोग, ये ना तो हिंदुस्तान के लिए ठीक है और ना ही सिख समुदाय के लिए। आप ये समझिए कि मेजॉरिटी 99% जो सिख समुदाय के लोग हैं वो इस खालिस्तान ये आतंकवाद और इन सब के खिलाफ है। कुछ जो चंद हैंडफुल ऑफ लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। इनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, पैसा कहाँ से आ रहा है, बस एनआईए उस दरवाजे पे ताला लगाएगी। इनकी सब अक्लमंदी जो है वो होश ठिकाने आएगी। जी, इस खबर में बात मनीष सिसोदिया की। आबकारी नीति घोटाला मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई से जुड़े मामले में राउज एवेन्यू अदालत में पेश किया गया। इस दौरान सीबीआई ने अदालत में कहा कि बचाव पक्ष जानबूझकर सुनवाई में देरी करा रहा है, जबकि बचाव पक्ष का कहना था कि उन्हें आरोप पत्र से संबंधित पूरे दस्तावेज नहीं मिले हैं। ऐसे में वह अपने मुवक्किल का पक्ष रखने के लिए तैयार कैसे हो सकते हैं? मामले में अब अगली सुनवाई 22 दिसंबर को तय की गई है। ये किस तरह की दलीलें दी जा रही हैं सिसोदिया की तरफ? देखिए, बहानेबाजी की जा रही है, और ये तो आज तो साफ साफ लग रहा है कि ये जो अरविंद केजरीवाल है वो खुद ही नहीं चाहता है कि ये लोग बाहर निकले। वहां बहानेबाजी चल रही है कि सीबीआई ने जो फाइल दिया वो उसमें पेजेस के नंबर नहीं लिखे हुए हैं, बहुत दिक्कत हो रही है, 2000 के आसपास पेजेस है, कौन कहाँ है नहीं है ये समझ में नहीं आ रहा है। एक दिन पहले ईडी के केस में जब सुनवाई हो रही थी उसमें वहाँ कह दिया कि हमें जो सप्लाई किया गया वो ईमेल से भेजा गया है, हमारे को सारे कागजात, हमको हार्ड कॉपी नहीं मिली है। मतलब जानबूझ के ये सुनवाई को टाल रहे हैं। इसलिए जज साहब भी नाराज हो गए। सीबीआई कह रही है कि भाई ये लोग जानबूझ के ये तमाशा कर रहे हैं, पता नहीं क्या स्ट्रेटजी इनकी जो लंबा चले। स्ट्रेटजी तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है, कोई लीगल स्ट्रेटजी नहीं है। ये राजनीति से प्रेरित होकर के कोर्ट रूम का इस्तेमाल किया जा रहा है कि जितने दिन तक लंबा चलेगा ये गिरफ्तारी, हमें सिंपैथी वोट मिलने के आसार रहेंगे। केजरीवाल नहीं चाहता है कि सुनवाई तेजी से हो और लोकसभा के पहले इन लोगों को सजा मिल जाए। अगर लोकसभा चुनाव से पहले इन लोगों को सजा दे दी जाती है, सुनवाई खत्म हो जाती है, सब कुछ टाइम पे हो जाता है, जल्दी जल्दी फैसला हो जाता है और ये लोग फंस गए।
ये तय हो गया कि भाई, जैसे अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई घोटाला हुआ है 338 करोड़ का, तो अगर किसी भी कोर्ट से अगर इनको कन्विक्टेड घोषित कर दिया गया कि ये लोग घोटालेबाज है, इन्होंने चोरी की है और इसमें सजा मिल जाती है, तो ये किस मुंह से 2024 का चुनाव लड़ेगा जी। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग टाल मटोल, तो कभी तबीयत खराब हो जा रहा है, तो कभी हार्ड कॉपी चाहिए, तो पेज नंबर नहीं मिल रहा है, लोगों को बताइए, पेजेस नहीं मिल पा रहे हैं, सारे दस्तावेज दे दिए गए हैं। तो ये जो केजरीवाल की जो आदत है लटकाने भटकाने की, जनता के साथ तो करता ही है, कोर्ट में भी ये इस तरह का तिकड़म अपना रहा है, अच्छे आसार नहीं है। ये संजय सिंह और सिसोदिया, ये दोनों जेल के अंदर रहेंगे तब तक ये बाहर राजनीति चमकाता रहेगा कि देखिए हमारे लोगों को, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो ये एक स्ट्रेटजी के तहत केजरीवाल काम कर रहे हैं। जी, आखिरी खबर में बात ब्रिक्स समिट की। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग को लेकर ब्रिक्स की इमरजेंसी बैठक बुलाई गई। इस बैठक में ब्रिक्स देशों ने गाजा में तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया। भारत सहित 5 देशों ने इस ग्रुप से गाजा में मानवीय संकट पर गहरी चिंता व्यक्त की। वहीं भारत ने गाजा में शांति का आह्वान करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि गाजा में तनाव कम हो, इसके साथ ही वहां बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता पहुंचे। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समूहों से भी इसकी अपील की है। अब भारत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम आतंकवाद से समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन युद्ध विराम होना चाहिए। देखिए, ब्रिक्स बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े बड़े देश इसके मेंबर हैं, रूस है, चीन है, इंडिया है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है। तो इन लोगों ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने देखिए क्या स्मार्ट प्ले किया। भाई G20 की मीटिंग हुई थी, शी जिनपिंग नहीं आए, प्रधानमंत्री नहीं गए, किसको भेज दिया? तो विदेश मंत्री को भेज दिया। वहां ये लोग इजराइल के ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। भारत ने क्या स्टैंड लिया? सीधा, जब आपकी दृष्टि, आपकी विचारधारा, आपकी स्ट्रेटजी, आपकी रणनीति साफ होती है ना, तो आप बिल्कुल क्लियर कट स्टैंड लेते हैं, उसमें कोई झोल नहीं होता। भारत ने कहा हम शांति के साथ है, वहां जो सिविलियंस के साथ जो हो रहा है वो रुकना चाहिए, युद्ध विराम होना चाहिए, शांति हो, ये भारत चाहता है। लेकिन एट द सेम टाइम ये जो बंधक रखे हुए हैं लोगों को हमास, ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। और दूसरी चीज कि आतंकवाद के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। तो आप देखिए, कहां रूस, कहां चीन, ये लोग अपना डफली, अपना राग गा रहे थे। हिंदुस्तान ने ब्रिक्स में आंख में आंख डालकर इजराइल के सपोर्ट में हिंदुस्तान ने अपना वक्तव्य दिया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है। क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती। क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।